तो कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. So we said that हमारे पास काशीस इंटीग्रल फार्मूला मौजूद है और हमारे पास उसमें एक टर्म मौजूद है जो कि somehow looks like sum of a indefinite या infinite ज्योमेट्रिक सीरीज। और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इस चीज़ को? तो पहले तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह बनानी पड़ेगी सम की तरह ना, ऊपर एक कांस्टेंट टर्म हो, नीचे वन माइनस सम अदर टर्म हो, तो इस तरह से बनानी पड़ेगी। तो लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट दिस टर्म 1 over z minus z naught into that form or that shape, I would say. So 1 over z minus, मैं ज़्यादा ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे लिखना चाहिए थोड़ा सा। 1 over z minus z naught that should look like something. So हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें से z कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है फिर। 1 नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें से z कॉमन लेते हैं तो एक आ जाएगा आपके पास 1 और आगे आ जाएगा z नॉट ओवर z। ठीक हो गया। अब इस 1 ओवर z को इसी तरह रहने देते हैं और जो z ओवर z नॉट ओवर z है इसको हम मानते हैं कि ये हमारा किसी हद तक r के बराबर है और इसको फिर हम z नॉट ओवर z इसको हम एज्यूम करते हैं कि दैट इज इक्वल टू और दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू r। और अगर ये कोरिस्पॉन्ड्स टू r कर रहा है तो इसकी हम फिर सीरीज बना सकते हैं ना इस चीज़ की 1 over 1 माइनस r की। और इसमें हम कांस्टेंट किसे माने? इसमें कांस्टेंट हमने a को माना था। अगर इसको कंपेयर करें हम 2 से, ये इक्वेशन 2 है ना, अगर तो कंपेयर दिस, मैं साथ लिखता हूँ, कंपेयर 1 over 1 minus z naught over z या z naught over z with a over 1 minus r। तो इसमें आपके पास a क्या आएगा? a would be 1 and r would be z naught over z। जब ये सूरत हाल हो गई आपके पास तो अब आप लिख सकते हैं ये जो चीज़ है आपके पास, ये वाली चीज़, इसको आप एक इसी तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज बना सकते हैं ना इसके लिए भी, जो उसके लिए बनाई थी उसके लिए तो आपको पता है वो क्या थी, दैट वाज इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह की एक सीरीज थी उसके लिए इनफिनाइट। तो इसके लिए भी वैसे ही बनाएंगे, इस टर्म के लिए भी। तो वो कैसे लिखी जाएगी फिर वो सीरीज? इसके लिए आप लिखेंगे 1 प्लस z नॉट ओवर z पहली टर्म ये होगी ना, a है आपके पास 1, दूसरी टर्म है आपके पास a इंटू आर, तो a 1 है, r z माइनस z नॉट ये हो जाएगी। थर्ड टर्म आपके पास आएगी z नॉट ओवर z का स्क्वायर और सो ऑन। इसी तरह आप इसको उसी के मुताबिक लिखते चले जाएंगे, क्यूब एंड सो ऑन। नथिंग स्पेशल, नथिंग डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये लिख देंगे। अब आप ये जो लिखा है आपने इसको वापस उसके अंदर पुट कर दें, ओरिजिनल के अंदर। ये जो लिखा था इसके लिए आपने मॉडिफाई किया था ना 1 ओवर z माइनस z नॉट ओवर z को, इसको आप वापस इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, क्योंकि इसका इक्वेशन के अंदर 1 ओवर z भी मौजूद है ना आपके पास। तो 1 ओवर z मौजूद है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो ये कंप्लीट बनेगी इक्वेशन 3 आपके पास। तो ये होगी 1 ओवर z टाइम्स, मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा बारीक करके ताकि आप
जब ये पढ़े नोट्स तो आप समझ जाएं कि ये असल में क्या है हमारी टर्मिनोलॉजी के मुताबिक। तो ये होगा 1/z टाइम्स 1 प्लस z0 over z plus z0 over z squared and z0 over z cubed and so on। तो आपने अपनी कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला लिया, उसके अंदर एक टर्म पकड़ी और उस टर्म को आपने इन्फिनाइट सीरीज बना दिया, और एक इन्फिनाइट सीरीज और प्लस ये फैक्टर भी आ गया, एक एक्स्ट्रा 1/z वाला फैक्टर भी। अब आप वो भी बता सकते हैं कंडीशंस भी, जो भी लास्ट लेक्चर खत्म होने से पहले पूछा था किसी ने, कौन था वो जो पूछ रहा था कि क्या चीज़ लेस देन होगी 1। तो आपकी जो रेशो है वो तो वही बचेगी ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो रेशो है वो क्या होगी, z0 ओवर z ही होगी ना इस सीरीज को देखते हुए। तो वो रेशो अब इस सीरीज को कन्वर्ज करवाने के लिए, फॉर दिस सीरीज टू कन्वर्ज, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है ना, टू कन्वर्ज इसका r जो है वो बराबर है z0 ओवर z, दैट शुड बी लेस देन 1। z0 ओवर z शुड बी लेस देन 1, और आप इसको यूं लिख सकते हैं कि z0 शुड बी स्मॉलर देन z। ये एक कंडीशन है जो कि हम यहाँ से निकालेंगे फॉर द सेक ऑफ आवर इंटरेस्ट फॉर दिस सीरीज टू कन्वर्ज। इसको ये मॉड में भी लिख रहा है, मॉड में भी लिखा जाता है बाज़ दफ़ा। इसी तरह अगर आपके पास एक और इसके साथ आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जो कि इसमें बताया हुआ है, 1/, जैसे हमने लिखा था ना z माइनस z0, तो उसमें आप एक और तरमीम भी कर सकते हैं, और वो क्या है, उसमें से आप z0 भी कॉमन ले सकते हैं। जब हमने z कॉमन लिया ना, इधर इस जगह पे हमने z कॉमन लिया था, तो हम यूं भी कर सकते थे कि इसमें से z0 कॉमन ले लेते, बाहर ले लेते, तो फिर क्या होता, उसके मुताबिक ज़रा चेंज करके देखते हैं इसको। जस्ट हम खेल रहे हैं चीज़ों के साथ, कोई नई चीज़ नहीं करने लगे, लेकिन खेलने का शौक है हमें चीज़ों के साथ, तो खेलते हैं ज़रा। 1/z माइनस z0, नया काम करते हैं, और अब हम कॉमन लेते हैं नीचे, माइनस z0 कॉमन ले लेते हैं। माइनस z0 कॉमन लेंगे तो क्या अंदर क्या बचेगा फिर, माइनस या प्लस, आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग? बुक वाले ने कैसे किया हुआ है, बुक वाले ने, हाँ ठीक है, आप z0 कॉमन लें वक्ती तौर पे प्लस वाला, अंदर बचेगा आपके पास z ओवर z0 -1, अंदर ये बच जाएगा आपके पास। आप इसको पिक कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं ये बताएं, मैं अकेला ही तो नहीं ट्रैवल कर रहा हवा में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग इस स्टेज पे आके? इसको दोबारा एक दफा मैं ये बता रहा हूँ कि हमने पहले जब टर्म बनाई थी, इन्फिनाइट सीरीज बनाने की कोशिश की थी हमने, तो हमने यहाँ पे 1 और z माइनस z0 लिखा था, और इसमें से z कॉमन लिया था, तो ये चीज़ बन गई थी। तो वो बिल्कुल ही उसके मुताबिक थी ना, इस वाली चीज़ के मुताबिक थी, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने में आसानी हुई थी। अब हम चाहें तो हम z0 भी कॉमन ले सकते हैं कंडीशन को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए। तो जब हमने z0 को कॉमन लिया है तो अंदर क्या बच गया है, z ओवर z0 -1। अब आप अगर देखें गौर से, तो आपके पास अगर आपने z0 कॉमन लिया है तो ये चीज़ 1 माइनस नहीं बन रही, बल्कि समथिंग -1 बन रही है। इसको भी आपने 1 माइनस समथिंग करके बनाना है ना, ताकि वो कंपेयर हो सके 1 और 1 माइनस r वाली टर्म से। हमने कंपेयर तो एट द एंड ऑफ द डे इससे करना है ना, तो इसकी इस शेप में होना चाहिए, 1 माइनस r समथिंग होना चाहिए।
तो इसको 1 माइनस आर जब करेंगे इन टर्म्स की आपस में पोजीशन चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 1 ओवर माइनस जी नॉट और 1 माइनस जी ओवर जी नॉट, ऐसे भी आ जाएगा ये। दैट इज आल्सो डूएबल और पॉसिबल थिंग। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन एग्जैक्टली द सेम। आपने उसी तरह से सीरीज लिख देनी है जैसे आपने उस वाली टर्म के लिए लिखी थी। तो अब आपके पास जो फाइनल टर्म आएगी वो आएगी इस तरह से, जो 1 ओवर जेड माइनस जेड नॉट जो आएगा आपके पास वो आएगा विद अ माइनस साइन, with a minus sign 1 over z naught times in the form of a geometric series, infinite geometric series, 1 plus z over z naught। तो वहाँ z over z नॉट ओवर z था पहले वाले केस में, और इसमें क्या है z ओवर z नॉट है। ये फ़र्क है सिर्फ, और लेकिन फ़र्क करने से ये हुआ है कि एक माइनस का साइन बाहर आ रहा है। z ओवर z नॉट स्क्वेयर्ड प्लस z over z naught cubed and so on। ये आ गया डिफरेंट फॉर्म में। अब कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होगी, जैसे हमने पहले लिखी थी कंडीशन उससे थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से लिखनी पड़ेगी। कंडीशन वो क्या होगी, कंडीशन इस सीरीज को कन्वर्ज करवाने के लिए व्हेन एवर z over z naught इज लेस देन 1, लेकिन विद अ मॉडुलस साइन। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बोलिए। सर ये जो हमने लिखा 1 प्लस जेड ओवर जेड नॉट, सर ये हमने प्लस क्यों लिखा? ऊपर तो हमने माइनस नहीं लिखा। ऊपर तो माइनस लिखा है, लेकिन ये चीज़ आपकी क्या है, ये वाली पूरी चीज़ क्या है, सीरीज को याद रखो ना। इसको कंपेयर कराना था आपने, ये देखो 1 माइनस आर। मैं लिख देता हूँ, शायद इसको समझ नहीं आ रही ना। तो आपने कंपेयर किसको कराना था, ये वाली जो टर्म लिखी हुई है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ना, ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये वाली ठीक है, इसको आपने कंपेयर करवाना था। कंपेयर दिस टू 1 ओवर सॉरी a ओवर 1 माइनस आर से। तो आप सीरीज बना रहे हैं ना, टर्म्स लेके सीरीज बना रहे हैं। इसको आप जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो उसको आप एक दफ़ा रीडू करिएगा खुद से, ताकि आपको ये क्लियर भी हो, क्योंकि जब टीचर कर रहा होता है तो स्टूडेंट्स उतने अटेंटिव नहीं होते, तो फिर उनको कुछ चीज़ें स्किप कर जाती हैं। 1 a ओवर 1 माइनस आर से कंपेयर करवाना था आपने, ये हाईलाइटेड पोर्शन को इससे कंपेयर करवाना था, तो यही बननी थी ना। फिर उसके रिजल्ट के तौर पे आपको फिर ये चीज़ मिलनी थी अंदर वाली। जी सर लग ठीक है, गया समझ। ठीक हो गया। तो ये जब जी कंपेयर सर करवाई है तो अब चेंज हो गया। अब आप लिखोगे इस सीरीज को कन्वर्ज करवाने के लिए, अब आप ये लिखोगे कि योर z ओवर z नॉट शुड बी लेस देन 1, और एट द एंड ऑफ द डे z शुड बी लेस देन z नॉट। तो ये तो कंडीशन उससे क्या डिफरेंट आई है जो पहले हमने निकाली थी, या सेम आई है? पहले हमने कंडीशन निकाली है ना अभी, वो जो जब हमने z नॉट कॉमन 1 ओवर z कॉमन लिया था, अब हमने 1 ओवर z नॉट कॉमन लिया है। तो अब क्या कंडीशन में डिफरेंस आया नहीं आया? तो z नोट ओवर z आया, तो वहाँ पे z ओवर z नोट आया। हाँ, डिफरेंस आया है, और उसकी वजह क्या है कि ये पीछे वाला फैक्टर है, ये पीछे वाला फैक्टर उसमें प्लस था, तो ये चीज़ इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर ये वाला माइनस है अब, तो अब रिवर्स कर गई है वो इनइक्वालिटी। ठीक है, ये फ़र्क है इन दोनों में। तो बहरहाल हमने ये सीख लिया कि हमारे पास एक कॉशीज इंटीग्रल फार्मूले में एक टर्म मौजूद है ऐसी, जिसको हम चाहे किसी तरह से भी मॉडिफाई करें, चाहे माइनस साइन के साथ मॉडिफाई करें या प्लस साइन के साथ मॉडिफाई करें, तो वो एक इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। और उसमें फिर जो रेशियोज हैं डिफरेंट टर्म्स की वो वेरिएबल हैं, और हम इसको यूज़ करेंगे एट अ लेटर स्टेज, और बहुत दफ़ा ये काम करेंगे हम, क्योंकि ये हम एक और बड़े थ्योरम के लिए बेस भी बना रहे हैं इसमें। तो आप फ़ौरन से कंक्लूजन पे नहीं जा सकते कि हमने क्यों किया, लेकिन आपको ये याद में जहन में रखना है कि इसका एक आगे एक कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बड़ा थ्योरम है,
जिसको हम जिसके लिए ये हम ग्राउंड बना रहे हैं या बेस बना रहे हैं अपनी। इसके बाद एक और चीज़ है, वो है उसे हम कहते हैं पावर सीरीज़। और पावर सीरीज़ में एक फ़र्क आएगा, जो आपकी मेन ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसमें और पावर सीरीज़ में एक फ़र्क आएगा, वो हम देखते हैं कि क्या है और उसको हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे। ये टॉपिक वक्ती तौर पे हम इसको यहाँ तक रखते हैं कि ये अब हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ हो तो। अब हम वापस जाते हैं पावर सीरीज़ की तरफ। पावर सीरीज़ देखते हैं कि वो क्या होती है। पावर सीरीज़ एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ की तरह की चीज़ होती है, मोर और लेस। और when we include powers of the variable z in the series we call it a power series। z minus z naught की पावर n आ रही है इसमें। और हम देखेंगे कि इस पावर सीरीज का हमारे अपने कॉशिस थ्योरम से कोई ताल्लुक बनता है या नहीं बनता। तो एक पावर सीरीज की एक एम्पिरिकल या समेशन की शेप में अगर आप उसको लिखना चाहें तो वो ऐसे लिखी जाती है, जो आपको थ्योरम 7.1 में स्क्रीन पे शो हो रही है। ये एक नई चीज़ है, इसको आप जो भी हमने पीछे पढ़ी हैं चीज़ें, ये वाली ऊपर वाली, इनसे डायरेक्ट ना जोड़ें। इसको हम एज सेपरेट एक न्यू टॉपिक के तौर पे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमें आने चाहिए कि जब हम वो थ्योरम पढ़ेंगे, रेजिड्यू थ्योरम जिसे कहते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। खैर, थ्योरम 7.1 हमें ये बताता है कि एक पावर सीरीज़ ऐसे लिखी जाती है। एक फंक्शन को हम पावर सीरीज में लिखते हैं और उसकी कम्पैक्ट शेप ये है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन 0 to infinity, that is also an infinite series, an टाइम्स z minus z naught raised to the power n। कोई मुश्किल नहीं है, इसको अगर आप खोल के लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहें तो समेशन ना लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, a1 z minus z naught, 0 से शुरू हो रहा है ना, तो पहली टर्म में तो a0 आएगा, सॉरी मैंने गलत स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट हो रही है तो हम यूँ करेंगे a0 प्लस a1 टाइम्स z माइनस z नॉट टू द पावर 1 हम नहीं लिखेंगे, प्लस a2 z माइनस z नॉट स्क्वेयर्ड और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बढ़ती चली जाएगी a3 an और इन्फिनिटी तक जाएगी। ये इन्फिनाइट है तो हम आगे डॉट डॉट कर देते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, हमें फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन हमें पहले ये देखना है कि हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखनी है। सबसे पहले पावर सीरीज है तो सबसे पहले हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखनी है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसकी डिफरेंट होगी, जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं हमसे। यहाँ पे तो वो नहीं है ना सिलसिला 1/1 माइनस आर नहीं है ना, ये कुछ और है। तो इसमें हमें फिर कुछ और तरह से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इस तरह से डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो रेशो है ना, रेशो नहीं, ये जो डिफरेंस आ रहा है इस पैरेंथेसिस के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, ये वाला z माइनस z नॉट, ये जब तक एक खास नंबर n है जो कि हमें नहीं पता वक्ती तौर पे, उसको हम r कह रहे हैं, एक खास नंबर पॉजिटिव नंबर हो हमारे पास r, ये यहाँ पे दिया हुआ है इस तरफ। तो अगर ये डिफरेंस इस r से लेस होगा, इस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, तो फिर हम कहेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ये थोड़ी सी मतलब वो चीज़ें हैं जो आपने अभी वक्ती तौर पे एज्यूम करनी है कि हम ये थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, तो विदाउट प्रूफ आपने इसको याद रखना है। तो पावर सीरीज जिसमें ये जो पैरेंथेसिस में डिफरेंस दिया हुआ है, ये जब तक, ये समझ लें ये डिफरेंस जो है ये बेसिकली इसकी रेशो भी है ना, इसको आप आर भी समझ लें, z माइनस z नॉट को आप आर समझ लें इसमें। लेकिन ये डायरेक्ट उस तरह का आर आप वो नहीं बना सकते जैसे हमने उधर बनाया था। ये है जी, आप इसको कोई नाम दे लें या जस्ट इसको z माइनस z नॉट ही कहते रहें, या आप इसको डेल्टा जी कह लें, बेशक कुछ भी नाम दे लें डिफरेंट। तो ये जब तक डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड आर से लेस होगा तो उस सूरत में ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी।
और वो कन्वर्ज कैसा होगा कि कन्वर्ज करेगी एक एनालिटिक फंक्शन की शेप में, मतलब इसका जो आंसर होगा वो एक एनालिटिक फंक्शन बनेगा हमारे पास। वहाँ तो हमने देखा ना कि एक सम बन रही है, कोई नंबर आ रहा है हमारे पास ऊपर, जो हमने पहले किए हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में देखा था। इसमें ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो एक फंक्शन हासिल होगा हमें एफ ऑफ जी, और वो फंक्शन ऐसा होगा जो कि एनालिटिक फंक्शन होगा। किसी ने कोई क्वेश्चन करना? थोड़ा सा मेरे पास कुछ इंडिकेशन ऐसी आई है जैसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ इन एनी केस। और अगर ये डिफरेंस उस नंबर r से बढ़ गया जो कि गिवन होगा नंबर उस केस में, तो फिर वो फंक्शन नहीं मिलेगा हमें। अगर वो डिफरेंस जो है डेल्टा z वो उस ख़ास नंबर r से जो हमें गिवन होगा उससे बढ़ गया, तो फिर ये सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी बल्कि डाइवर्ज कर जाएगी। और डाइवर्ज करने की सूरत में हमें एफ ऑफ जी नहीं मिलेगा। इस केस में हमें एफ ऑफ जी नहीं मिलेगा। मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और देन उस केस में जब z और z माइनस जेड नॉट उस r से ग्रेटर है, तो उस केस में हम r को क्या बोलेंगे? r को हर किसी केस में भी हम बोल सकते हैं दैट इज़ अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। r को हम क्या कहेंगे? r का एक नाम होगा, और जो भी नंबर दिया होगा उसको हम कहा करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं ना कि सारी बातें हवा में हो रही हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही। इसका मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के। आज किसी से मैं या मैं भी कल आए यानी नेक्स्ट लेक्चर में आए तो हम कहेंगे कि अगर जो डिफरेंस है अगर वो उससे बढ़ जाए तो उस केस में आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और वो जो डिस्टेंस होता है उस जिसके अंदर वो चीज़ कन्वर्ज कर रही होती है, मतलब आप ये समझ लें, आप ये ज्यूम करें कि हमारे पास एक सर्कल है, ये है सेंटर इसका, और ये है मैं एक रफ सा सर्कल बनाता हूँ जितना पॉसिबल हो सका। तो यहाँ से यहाँ तक आप समझें, यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल है तो ये इसका रेडियस है r। और हमें ये कहा गया है कि इस सर्कल के अंदर जब तक हम रहेंगे तो हमें ये पावर सीरीज मिलती रहेगी, कन्वर्ज होती रहेगी इस फंक्शन एफ ऑफ जी तक। इसके अंदर ही डेल्टा जी लेस देन आर होगा ना, हम यानी कि जीरो सेंटर से स्टार्ट ले रहे हैं और वी आर मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर, सो दिस इज आवर डेल्टा जी नाउ वट एवर द डिस्टेंस इज। तो जब तक ये डेल्टा जी आर से लेस रहेगा तो हम इस सर्कल के अंदर रहेंगे, और इस सर्कल के अंदर जब तक हम रहेंगे तो हमें एक एनालिटिक फंक्शन मिलता रहेगा उस सीरीज के करस्पॉन्डिंग, उस पावर सीरीज के करस्पॉन्डिंग। वी कीप गेटिंग या वी कीप गेटिंग कन्वर्जेंस, ऐसे कहते हैं, वी कीप गेटिंग कन्वर्जेंस whenever we are inside this circle. And what happens? और जो ही हम इससे बाहर जाते हैं, मतलब जब भी डेल्टा जी की वैल्यू r से ग्रेटर हो जाती है, मूव करते रहते हैं, इस सर्कल की बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर हमें इस सर्कल के बाहर ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलता जिसको हम कह सकें कि एक एनालिटिक फंक्शन है। और ये जो इनसाइड जितना भी रीजन बनेगा इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर ये जितना भी रीजन हमें मिल रहा है, this region here, this is called the disk of convergence. डिस्क बन गई ना, एक बाउंड्री है, उसके बाहर फंक्शन डाइवर्जेंट है, उसके अंदर फंक्शन कन्वर्जेंट है। सो दिस इज आवर नाउ डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। कैसी अच्छी बातें हैं वैसे।
है कि नहीं है? अब बुक वाला एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है पॉइंट नंबर 3 में। वो पॉइंट नंबर 3 में ये कह रहा है कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, ये जो ऊपर दिया हुआ है आपको यहाँ पे, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो डेरिवेटिव भी इस डिस्क के अंदर कन्वर्ज करेगा। और डेरिवेटिव इटसेल्फ एक फंक्शन होगा जो कि इस डिस्क के अंदर कन्वर्ज करेगा। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों साइड पे लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो f की बजाय f प्राइम लिखा जाएगा, और राइट पे डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव अब हमें लेना पड़ेगा वेरिएबल के हिसाब से। वेरिएबल इसमें z है, तो वो आएगा, हमारे पास आंसर आएगा n टाइम्स a z माइनस z नॉट n माइनस 1। तो अब ये जो चीज़ है सारी की सारी, ये भी एक इसका मतलब है कि एक सीरीज बन गई है, उसी तरह की सीरीज, सिर्फ एक n फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन बाकी सीरीज तो ये भी बन रही है। लेकिन इसमें उसमें जो था पावर n थी, इसमें पावर n माइनस 1 है। लेकिन दिस इटसेल्फ, दिस f प्राइम ऑफ z, अभी आपने घबराना नहीं है। आप, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहा करता है कि आपने घबराना नहीं है, तो इधर भी मैं भी आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों को देख के भी आपने घबराना नहीं है। ये चीज़ें आसान हो जाएंगी जब आप कुछ इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। तो दिस आल्सो is an analytic function. I would say this is also an analytic function. और जब ये एनालिटिक फंक्शन है तो आपकी राइट हैंड साइड पे इसी तरह की एक इनफिनाइट सीरीज भी मौजूद है। 3 पॉइंट्स हमने सीखे। पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि एक पॉजिटिव नंबर r है, और जब तक इस टर्म का डिफरेंस उस r से कम रहेगा तो ये फंक्शन कन्वर्ज होता रहेगा, और इस रीजन के अंदर रहेंगे हम, तो इस रीजन को हम कहेंगे डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। जो ही हम इसकी बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो हमें अब वो फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। हम एक एनालिटिक फंक्शन उसको इसके सम के तौर पे नहीं लिख सकते, और जब ये हम नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये है कि वो अब डाइवर्ज करेगा ऑल इन द ऑल एरिया सराउंडिंग दिस डिस्क। और तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो भी एक एनालिटिक फंक्शन ही बनेगा, एक नया फंक्शन जो होगा, दैट वुड आल्सो बी एनालिटिक इन दिस डिस्क, इनसाइड दिस डिस्क। 3 पॉइंट सीखे। चौथा पॉइंट सीखते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है कि इफ गैमा इज अ बाउंडेड कर्व इनसाइड द डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस देन द इंटीग्रल इज गिवन बाय टर्म इंटीग्रेशन। क्या खूबसूरत बात की है इसने, क्या खूबसूरत बात की है। ये खूबसूरत बात मैं आपको समझाता हूँ कि ये कह रहा है कि आपने अगर इसके अंदर, इस डिस्क के अंदर आपके पास एक कर्व है, बाउंडेड कर्व मीन्स जिसका जो क्लोज्ड, आप इसको समझ लें। मैं इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर सकता हूँ, ये सारा ही रिमूव हो जाएगा। चले मैं इस डिस्क को दोबारा बनाता हूँ ताकि या गलती की है, नहीं मिटानी चाहिए थी। वापस आएगा नहीं आएगा? नहीं, मुश्किल लग रहा है वापस आता हो मुझे ये। नहीं, वापस नहीं आ रहा, तो दोबारा बनाते हैं और फिर देखते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। इसी वही सर्कल में दोबारा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, सर्कल, और इसके अंदर डिस्क, उसी तरह की डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। कोई फ़र्क नहीं है इसमें और उसमें। आप लोग, मैं बाउंड्री से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन आप बस ये एज्यूम करें कि हम बाउंड्री के अंदर ही हैं। डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो बाउंड्री के अंदर ही है। अच्छा, अब कह रहा है कि इसके अंदर कोई कर्व है, बाउंडेड कर्व है, इस तरह से कोई किसी शेप का भी कोई कर्व हो सकता है, और उसकी इक्वेशन हम लिख रहे हैं गैमा से। जैसे अभी हमने पैरामीटराइज किया था ना आज के लेक्चर के स्टार्ट में कि जी गैमा ऑफ टी कर दिया हमने, इसी तरह ये भी एक कर्व है जिसकी एक पैरामीटराइजेशन हम लिख सकते हैं गैमा की मदद से। तो कह रहा है कि इसको हम इंटीग्रेट अगर करना चाहें तो इंटीग्रेट हम टर्म बाय टर्म करेंगे। कैसे? इस राइट हैंड साइड वाली सीरीज को लेकर। क्या खूबसूरत बात है, तालियां होनी चाहिए इस बात पे कि हम इस फंक्शन को, एनालिटिक फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करेंगे इनसाइड दिस डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमें जो राइट हैंड साइड पे इनफिनाइट सीरीज आ रही है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमने लिखी थी ऊपर इस तरह इधर करके, a0 a1 z माइनस z0 a2 z माइनस z0
स्क्वायर्ड एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स हमने लिखी थी। तो हमने जब इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की इसके अंदर, तो हमें हर टर्म को अलहदा से लेके इंटीग्रेट करना है और उस पैरामीटराइजेशन के मुताबिक हर टर्म a0 लेनी है, फिर a1 लेनी है और a2 लेनी है, और हर एक टर्म को अलहदा इंटीग्रेट करना है। विथ इतनी आसान बात है, और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, बस सिंपली टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन को से मुराद है कि हम हर टर्म को अलग करेंगे इंटीग्रेट। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। ये एग्जांपल्स होंगी इंशाल्लाह आपको दी जाएंगी, जो आप करेंगे तो फिर आपको समझ भी आएगी इस चीज़ की। तो ये थ्योरम जो है आपका थ्योरम 7.1, ये आपको ये नहीं बताता कि आप इस डिस्क के बाहर कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। ये जो नोट्स इसने नीचे लिखे हैं ना, कि अगर आप इस डिस्क के, एक तो ये भी नहीं बता रहा कि इसके बाउंड्री पे क्या होगा, z0 माइनस z0 इज इक्वल टू r हो जाती है तो फिर क्या होगा। ये भी नहीं बताता कि बाकी चीज़ें ये आप हैं, इनको आप कैसे डील करेंगे इंटीग्रेशन के हिसाब से। If r is 0, the series only converges at z is equal to z0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो तीसरा है। पहले दो को तो आप पहले का भी देखते हैं, दूसरे का हम जरा दूसरे और तीसरे को जरा बारीकी से जरा इसको सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। कह रहा है दूसरा पॉइंट, मैं इसको हाईलाइट करके आपके सामने रखता हूँ। दिस पॉइंट, इसमें ये कह रहा है कि अगर r इन्फिनिटी हो जाए, ये नंबर जो हमने यहाँ पे सिर्फ इतनी सी लेंथ ली थी इसकी, ये वाली लेंथ ली थी हमने, इतनी सी r ये था ना, तो कह रहा है कि अगर इसको हम इन्फिनाइट कर लें, एक सर्कल हो जिसका इन्फिनाइट रेडियस है, मतलब पूरी स्पेस के ऊपर हम इसको ले जाएं, अवेलेबल स्पेस जितनी भी है हमारे पास, तो उस केस में f ऑफ z इज एंटायर। एंटायर का मैंने मतलब आपको समझाया हुआ पहले भी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एंटायर का क्या मतलब होता है? ये एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज एंटायर। एनीवन प्लीज, जो जाग रहे हैं, जो सो गए उनका अल्लाह याफिज है, जो जाग रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ। सर जो फंक्शन हर जगह पर एनालिटिक हो। जबरदस्त जी, छा गए आप कौन बात करिए, मुझे आपका नहीं नजर आ रहा माइक वगैरह। कोमल। कोमल बात करिए, कोमल को समझ आ गई है बात की कि एंटायर क्या होता है। तो एंटायर से मुराद ये है कि अगर r इन्फिनिटी हो जाएगा तो इससे मुराद यही होगी ना कि हम उसको उस पूरी जगह के अंदर उसके लिए हम सीरीज लिख सकते हैं जो कि कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो मीन्स वो फंक्शन है उस पूरी स्पेस के अंदर वो एनालिटिक है। वेरी गुड जी, वेल डन। दूसरा ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि इफ r इज 0, r 0 से क्या मुराद लेंगे हम? तीसरा केस, अब कोमल को तो शायद ये बात पता ही हो, कोई और बता सकता है कोमल के अलावा भी? एनीवन एल्स? व्हाट डू वी मीन बाय r 0, r equals 0? Is there someone, anyone can tell me? किसी और के पास भी सोचने समझने की सलाहियत है या सिर्फ कोमल ही सोचेगी सारी बात? कल इस पे डिस्कस करते हैं, अभी हमारे पास मतलब हाँ जी, बोले बोले, वेरी गुड। कौन, नाम भी बताओ और फिर बताओ कि क्या बताने लगे। आसिफ सर, इसका मतलब है कि ये डिस्क ही नहीं है। डिस्क ही, ये डिस्क नहीं है ये डिस्क, अगर तो फिर क्या r है? 0 है तो फिर क्या है? ये सिर्फ फिर ओपन स्पेस ही है। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। देखो, r 0 से मुराद हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो ओपन स्पेस है, कुछ और मतलब है, थोड़ा सा और बताओ। सोचा सर तुमने इसका ठीक है मतलब है कि अपने हिसाब से सही। डिलीटेड जी, ये कौन बोल रहा है? डिलीटेड डिस्क जो होती है ये कौन जिसका है? सेंटर नहीं। सर कोमल। कॉमन नहीं को आपने नहीं बताना ना, अभी आपने नहीं बताना, अभी मैं और लोगों से पूछ रहा हूँ। आसिफ ने बताने की कोशिश की है, ठीक है, सोचा है उसने थोड़ा सा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और सोचें, और हमारे पास टाइम फकत कोई 2 मिनट से भी कम रह गया, तो इसके अंदर अंदर ही सोचना आपने, तो सोचना, वरना फिर हम इसको थर्सडे को डिस्कस करेंगे फर्दर। कितनी खूबसूरत बातें मैथमेटिक्स में आप देखें, कितने प्यारे तरीके से बातें की जाती हैं। और ये जिस बंदे ने नोट्स लिखे हैं, ये मैंने तो नहीं लिखे डेफिनेटली, मैंने तो
कहीं से उठाए हैं, तो वो बंदा कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख रहा है और हम उस चीज़ों को अच्छे तरीके से ही समझें ना, फिर समझने में भी हम अच्छे ही हों। कोई नहीं फिर, अच्छा कोमल आप बता दें, आप दोबारा बता दें, मैं हेलो कोई नहीं बोलेगा। आसिफ ने कोशिश की है थोड़ी सी। सर जो डिलीटेड डिस्क होती है जिसका सेंटर ही गायब होता है उसको हम जीरो। हाँ नहीं, लेकिन उसका रेडियस तो होता है फिर भी। That still has some radius. R0 से मुराद ये है कि वो बस एक पॉइंट है, जस्ट इज अ पॉइंट, सिंपल डॉट। मैं लगा के दिखाता हूँ। सिंपल एक पॉइंट को आप कहते होते हैं R0, a disk of zero radius, just a point। मैंने पॉइंट भी थोड़ा बड़ा बना दिया, बहुत छोटा था, जस्ट एक आपने डॉट ही बनाना है उसका। तो आसिफ एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि एक पॉइंट है। एम्प्टी स्पेस को हम यहाँ डिस्कस उस तरह से नहीं कर रहे वक्ती तौर पे। ओके, तो आज का टाइम अब हमारा समाप्त हुआ। इंशाल्लाह इस पे फर्दर डिस्कशन जारी रखेंगे। आप इस तब तक असाइनमेंट करेंगे पिछली वाली है, और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे इधर से ही थर्सडे लेक्चर। तब तक अल्लाह।